हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासरूम 21 में। मैं सुजीत कुमार और आज हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। दो राजवंशों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर का नागवंश। तो बहुत सारे राजवंश हुए झारखंड में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। तो आज हम दो ही राजवंश के बारे में देख रहे हैं, मुंडा राज और नागवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में चार प्रमुख राजवंश हुए थे: झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। इसके अलावा भी पलामू में चेर वंश हुए थे और भी जो राजवंश थे उसे हम वीडियो में देखेंगे। हम अभी शुरू करते हैं मुंडा राज के बारे में दोस्तों। तो झारखंड में जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसमें भी रीचा मुंडा, जिनको रीता मुंडा भी या रीसा मुंडा भी कहते हैं, इन्होंने ही झारखंड में राज निर्माण प्रक्रिया शुरू किया था। ऋचा मुंडा ने एक व्यक्ति सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था और सुतिया पाहन के नाम पर ही इस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रख दिया था। सुतिया नागखंड राज्य जो है यह 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। तो 7 जो गढ़ थे दोस्तों, वह लोहागढ़ था, जिसे अभी लोहरदगा के नाम से जाना जाता है। पालनगढ़ था, जिसे अभी पलामू के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग, जिसे अभी हजारीबाग के ही नाम से जाना जाता है। सिंहगढ़, जिसे अभी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। मानगढ़, मानभूम के नाम से। और सुरगुमगढ़, जिसे सुरगुजा के नाम से। और केसलगढ़, जिसे अभी केसलगढ़ के ही नाम से जाना जाता है। और 21 परगना का भी नाम दिया गया है दोस्तों, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो जो ये मुंडा राजा है दोस्तों, यह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। इसका अंतिम राजा जो है मंदरा मुंडा। तो प्रथम राजा पूछेंगे तो सुतिया पहान को किसने राजा बनाया था? तो ऋचा मुंडा। और अंतिम जो राजा था वह कौन था? मदरा मुंडा। मुंडा वंश के बाद दोस्तों झारखंड में नागवंश की शुरुआत होती है, जिसे छोटा नागपुर खास का नागवंश भी कहते हैं। इसका पहला राजा फनी मुकुट राय था। मुंडा राज बनने के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया जाता है। अंतिम मुंडा राजा जो था मदरा मुंडा, और अन्य नेताओं के सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुन लिया जाता है। नागवंश राज्य की स्थापना की थी फनी मुकुट राय ने ही, और इसने अपना राजधानी जो है सुतियाम्बे को बनाया था। जे रोड एक अंग्रेज लेखक हैं, इनके अनुसार जो नागवंश की राज्य की स्थापना हुई थी वह 10वीं सदी में हुई थी। फनी मुकुट राय जो है पुंडरीक नाग और वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। यानी हम कह सकते हैं जो फनी मुकुट राय है, उनके पिता का नाम पुंडरीक नाग था और उनके माता का नाम पार्वती था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फनी मुकुट राय ही नागवंश के राजा थे। फनी मुकुट राय का विवाह जो हो वह पंचेत राज्य में हुआ था। इनके पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं है दोस्तों। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा के मदद से क्योंझोर राज को पराजित कर दिया। पंचेत राज्य में क्योंकि उनका शादी था, तो कह सकते हैं कि वहाँ ससुराल था फनी मुकुट राय का। तो दोनों रिलेशनशिप में थे, तो दोनों जो राज के राजा हैं मिलकर क्योंझोर राज, जो कि नागवंश के दक्षिण में स्थित था, अभी के टाइम पर देखा जाए तो यह सिंहभूम वाले क्षेत्र में क्योंझोर राज्य जो है स्थित था। फनी मुकुट राय का राज्य जो है 66 परगना में विभक्त था, जबकि अभी हम लोग ने देखा मुंडा जो राज्य था वह 21 परगना में और 7 गढ़ में विभक्त था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बो को बनाया था और वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था, और ये आश्रय पाने वाले गैर आदिवासी में जो है भव राय श्रीवास्तव, जिसे फनी मुकुट राय ने अपना दीवान भी बनाया था। तो बागदेव सिंह नाम का एक आदमी था दोस्तों, जिसने फनी मुकुट राय की हत्या कर देता है। फनी मुकुट राय के बाद बहुत से राजा हुए: मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। तो प्रताप राय जो है वह महत्वपूर्ण शासक बना इसके बाद, क्योंकि इसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित कर लिया था और काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया था। काशी आज का बनारस। तो आपने देखा दोस्तों कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाया था, लेकिन इसको किसने बदल दिया? चुटिया किसने कर दिया? प्रताप राय ने। तो ये महत्वपूर्ण राजा है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी सुतियाम्बे से चुटिया। प्रताप राय के बाद एक और महत्वपूर्ण राजा हुआ नागवंश में, जिसका नाम था भीमकर्ण। यह 295 से 1184 ईस्वी के बीच राजा था।
क्योंकि आप यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए दोस्तों, जो फनी मुकुट राय था, प्रताप राय था, उसके बाद भीमकर्ण आया, यह सब कोई एक रेगुलर में नहीं थे। इसके बीच में और भी जो राजा आए होंगे, लेकिन उनका महत्व जो है उतना नहीं रहा था, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया गया है, या उसकी जानकारी भी नहीं होगी किसी बुक में, इसीलिए उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे आप मुगलों में देखिए, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद बहादुर शाह आया, औरंगजेब आया, औरंगजेब बहादुर शाह, उसके बाद औरंगजेब आया। तो इसमें ऐसा नहीं था, बीच बीच में कोई राजा थे जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आप देखिएगा, जो टाइम, जो कालखंड है, वो भी उसका अंतर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण राजा जो है भीमकर्ण हुआ 1095 से 1184 ईस्वी के बीच। भीमकर्ण प्रतापी शासक था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। इससे पहले सभी जो नागवंश के राजा थे उन्होंने राय की उपाधि धारण की थी, प्रताप राय, फनी मुकुट राय, इसी प्रकार से राय। जबकि भीमकर्ण पहला राजा था जिसने कर्ण की उपाधि धारण की। अब यह कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित था, क्योंकि कलचुरी जो राजवंश के राजा थे वो भी कर्ण की उपाधि लगाते थे। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवार के साथ जो है नागवंश पर आक्रमण कर देता है, और भीमकर्ण और रक्सेल राजा के बीच लड़ाई होता है, जिसे कहते हैं बरवा की लड़ाई। भीमकर्ण रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में हरा देता है। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेल को लूटता है, और जो रक्सेल जो पलामू के रहने वाले राजा थे, इनके क्षेत्र में बरवा और टोरी आता है, लातेहार में जो अभी स्थित है टोरी, उस पर कब्जा कर लेता है भीमकर्ण। और इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त होती है। कहाँ से? टोरी से। इस लड़ाई में विजय के बाद जो है नागवंशियों का राज्य जो है गढ़वाल राज्य के सीमा तक विस्तृत हो गया। भीमकर्ण ने ही भीम सागर का निर्माण करवाया था। नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया थी। चुटिया किसने किया था? प्रताप राय ने, सुतियांबे से। लेकिन बंगाल पर आक्रमण करने वाले जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उसके मार्ग के अत्यंत निकट था चुटिया। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखड़ा कर दिया। इसे खुखड़ागढ़ भी कहते हैं दोस्तों। और यह कब किया था? 1122 ईस्वी में किया था। भीमकर्ण के बाद एक महत्वपूर्ण राजा हुआ शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण जो है हाप मुनि मंदिर गुमला में इसकी स्थापना करवाया था, और यह विष्णु भगवान का मंदिर है, और सियानाथ देव के हाथों से 1401 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाया था। शिवदास कर्ण के बाद एक और महत्वपूर्ण राजा होता है प्रताप कर्ण। इसके कार्यकाल में जो है घटवार राजाओं का विद्रोह होता है। तो पूछ सकता है कि घटवार राजाओं का विद्रोह किस नागवंशी शासक के काल में हुआ था? तो प्रताप कर्ण। एक प्रताप राय दूसरा था, और यह प्रताप कर्ण जो है दूसरा था। प्रताप राय जो था इससे पहले राजा, उसने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर लिया था, जबकि यह प्रताप कर्ण उससे दूसरा है। इसके समय तमाड़ राजा इस पर आक्रमण करता है और इसको बंदी बना लेता है। तब बंदी से मुक्त होने के लिए खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेता है। एक बागदेव, इससे पहले भी नाम सुने थे, जिसने हत्या कर दिया था इसके पहले राजा फनी मुकुट राय का, पर यह बागदेव दूसरा है दोस्तों। क्योंकि आप टाइम पीरियड को भी देखिए तो बहुत यह आगे की बात हो रही है। प्रतापगढ़ बहुत आगे का राजा है। अथी जो है 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय राजा बना था, जबकि प्रतापगढ़ जो है यहाँ 1451 ईस्वी आ गया। तो प्रतापगढ़ को जो है बागदेव इसको बंदी से मुक्त कराता है, जब तमाड़ के राजा इसको बंदी बना लेता है। इसके एवज में बागदेव को कर्णपुरा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में देता है। प्रतापगढ़, कर्णपुरा जो है नागवंशियों के क्षेत्र में आता था। प्रतापगढ़ के बाद एक और महत्वपूर्ण राजा है, वह छत्रकर्ण आता है। छत्रकर्ण जो है लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। इसके काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित कराई जाती है। इसका नाम इतना होता है कि जो प्रख्यात वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु, वह मथुरा जा रहे थे, पर वह रास्ते में ही इस मूर्ति के दर्शन के लिए झारखंड में रुक जाते हैं। परगना क्षेत्र में आके यह रुक जाते हैं। और चैतन्य चरित्रमित के अनुसार
चरितमित्र के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना कराते हैं। और चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जब इस समय आए होते हैं तो अपने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करते हैं। छत्रकर्ण के बाद एक और महत्वपूर्ण राजा होता है यदुनाथ शाह, 1715 से 1724 ईस्वी के बीच। राम शाह के बाद यह नागवंशी शासक बनता है। यानी छत्रकर्ण के बाद एक और राजा होता है राम शाह, उसके बाद एक और राजा आता है यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह फर्रुखसियार के समकालीन था। फर्रुखसियार जो है मुगल राजा था। इसके समय बिहार का जो मुगल सूबेदार था वह सरबुलंद खान था। और सरबुलंद खां यदुनाथ शाह पर आक्रमण करता है। तब यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपया मालगुजारी देना स्वीकार करता है। मतलब आप हमें राजा बने रहने दीजिए और हम आपको हर महीने 1 लाख रुपए देंगे। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यदुनाथ शाह ने अपने राजधानी दौसा से पालकोट स्थानांतरित कर देता है। दोस्तों, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं जो फनी मुकुट राय है वो अपनी राजधानी सुतियांबे बनाता है, पर प्रताप राय जो है वह सुतियांबे से चुटिया कर देता है। भीमकर्ण जो है वह चुटिया से खुखरागढ़ कर देता है। और खुखरागढ़ से जो दौसा एक राजधानी स्थानांतरित होती है, वह एक राजा बीच में था जो बहुत कम महत्वपूर्ण था, जिसका नाम होता है दुर्जन शाह। तो वह खुखरागढ़ जो भीमकर्ण ने खुखरागढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी, वहाँ से हटा के दौसा कर देता है। पर यदुनाथ शाह अब दौसा से भी स्थानांतरित करके पालकोट कर देता है। तो आप देख लें कि नागवंश में कितनी राजधानी परिवर्तित हो रही है। तो किस राजा ने कहाँ राजधानी स्थानांतरित की थी, यह याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदुनाथ शाह के समय जो है टोरी परगना पलामू के चेर राजा रंजीत राय के का कब्जा हो जाता है। रंजीत राय का टोरी पर जो है कब्जा हो जाता है। इससे पिछले हमने पढ़ा कि जो भीमकर्ण है वो बरवा की लड़ाई में टोरी जीत लेता है रक्सेलों से। रक्सेल भी पलामू में स्थित थे। रक्सेल के बाद चेर आए थे, वो भी पलामू में ही स्थित थे। और उन्होंने यदुनाथ शाह के टाइम पे जो टोरी पर कब्जा कर लिया गया था उसे फिर से कब्जा कर लेते हैं। यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी शिवनाथ शाह होता है। और इसके समय जो सूबेदार था वह फखरुद्दौला था। यदुनाथ शाह के समय जो सूबेदार था वह कौन था? वह था सरबुलंद खां। लेकिन शिवनाथ शाह के समय फखरुद्दौला है। फखरुद्दौला भी शिवनाथ शाह पर आक्रमण करता है, पर शिवनाथ शाह 1200 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार कर लेता है, जबकि यदुनाथ शाह 1 लाख रुपया देना स्वीकार किया था। यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी होता है उदयनाथ शाह। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा शिवनाथ के समय सरबुलंद खां, फिर फखरुद्दौला, उसके बाद उदयनाथ के समय अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां जो है इस पर उदयनाथ शाह पर आक्रमण तो नहीं करता, पर जैसे टेकारी के जमींदार थे सुंदर सिंह और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह, वो अलीवर्दी खां को मालगुजारी देते थे। तो उदयनाथ शाह भी जो है रामगढ़ का शासक विष्णु सिंह को माध्यम से वह अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें याद भी नहीं रखेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर कौन जो नागवंशी राजा था, कहाँ राजधानी स्थानांतरित किया था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नागवंशों में एक और महत्वपूर्ण राजा होता है श्याम सुंदर शाह, 1740 से 1745। यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इसके शासन के काल में बंगाल पर जो है मराठों का आक्रमण होने लगता है। और 1742 में भास्कर राव पंडित झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण करता है, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खां इसे खदेड़ देता है। यानी यह अलीवर्दी खां से कमज़ोर साबित होता है। इसके बाद मराठा रघुजी भोसले बंगाल पर आक्रमण करता है। इस बार रघुजी भोसले भारी पड़ते हैं। तब इसकी शिकायत अलीवर्दी खां जो है मराठा पेशवा बालाजी राव से करता है। जब आप मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप तो वहाँ जानेंगे कि जो मराठा के बाद जो है शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य है 4 गुटों में टूट गया था, जिसमें थे एक पेशवा थे, दूसरे भोसले थे, गायकवाड़ थे, एक और थे। तो इसमें टूट जाता है और इनमें शक्ति को लेके लड़ाई छिड़ जाती है। तो जब रघुजी भोसले बालाजी राव के इजाज़त के बिना आक्रमण कर देता है, तो अलीवर्दी खां बालाजी राव को जो है शिकायत करता है। तो बालाजी राव शिकायत पर राजमहल आते हैं और इसकी सूचना जो है रघुजी भोसले को पहले मिल जाती है। तो वह वापस अपने राज्य लौट जाता है। पर इतना में ही शांत नहीं होता है,
क्योंकि मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग किया जाने लगा। इससे जो झारखंड में मुगलों का प्रभाव था वह कम हो गया और 1743 में पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच एक समझौता होता है, जिसमें रघुजी भोसले का झारखंड क्षेत्र पर जो है रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हो जाता है। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट होते हैं। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, पलामू और मानभूम आदि को जमकर शोषण करते हैं। पहले मराठा शोषण करते थे, उसके बाद जब पहले मुगल शोषण करते थे, उसके बाद जब मराठों का उस पर कब्जा हुआ तो मराठों ने भी आदिवासियों का शोषण ही किया। तो नागवंशी शासकों के बारे में अन्य तथ्य जो हम जानेंगे उसमें शरणनाथ शाह यह महत्वपूर्ण शासक था जिसने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नागवंशी शासक था जिसके समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो शरणनाथ शाह थे। यानी नाथ सहदेव जिन्होंने रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्णरेखा नदी के नदी सतरंजी में भी स्थापित किया था। इन्हीं नाथ सहदेव जो है हटिया बाजार का भी स्थापना कराया था, उसको बसाया था हटिया बाजार। और ठाकुर एनीनाथ शाह की जो है 5 पत्नियां थी तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में किया गया है कि नागवंशियों में जो था वह आक्रमण के डर से अपने राजधानी हमेशा बदलते रहते थे। तो कौन सा राजा कौन सी राजधानी कब बदला था हम उसके बारे में देखते आएंगे। तो जो सबसे प्रथम राजधानी थी नागवंशियों को वह सुतियांबे था और अंतिम राजधानी जो है वह रातूगढ़ थी। तो सुतियांबे में कौन स्थापना किया था, तो फनी मुकुट राय अपनी राजधानी जो है सुतियांबे को बनाते हैं। उसके बाद जो है प्रताप राय सुतियांबे से अपनी राजधानी चुटिया कर लेता है। उसके बाद जो भीमखंड जो है वो चुटिया से अपनी राजधानी खुखरा स्थानांतरित कर लेता है। दुर्जन शाह है जो खुखरा से अपनी राजधानी दोईसा स्थानांतरित कर लेता है। और यदुनाथ शाह है वह दोईसा से अपनी राजधानी पालकोट स्थानांतरित कर लेते हैं। और जगन्नाथ शाह है वह पालकोट से पालकोट फायरो जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं। और जगन्नाथ शाह के बाद उदयनाथ शाह है वो अपनी राजधानी रातूगढ़ स्थानांतरित कर लेता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और झारखंड के और क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।